नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्त हुए करीब 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नौकरी पाने वाले सभी व्यक्तियों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाली केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मी रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, साथ ही मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय विभागों में सरकार में शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। तो 51,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कई सरकारी विभागों में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बता दें कि देश भर के 37 स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे। करीब 51,000 युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यहां सीएम योगी करीब 1 घंटे के लिए रुकेंगे। इस दौरान वो 687 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर औरैया जिला प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री से 650 करोड़ रुपए की 140 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराने की तैयारी है। जहां जो कमी थी उसे ठीक कराया जा चुका है। जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कई दिन पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 28 अक्टूबर को प्रस्तावित जिले के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। औरैया में सीएम योगी ककोर मुख्यालय के तिरंगा मैदान में नारी वंदना अधिनियम के तहत महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। तिरंगा मैदान से सटे इलाके में हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग की जगह बनाई गई है। शुक्रवार को अपर अभियंता विवेक खरे की निगरानी में कई जगहों के जर्जर खंभे हटवाते हुए पोल लगवाए गए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के औरैया की, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। नारी वंदना अधिनियम के तहत महिला सम्मेलन को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तो आज औरैया के दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसे लेकर प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कल से ही ये तैयारियां शुरू कर दी गई थी और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। कई परियोजनाओं की सौगात यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को देने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। नारी वंदना अधिनियम के तहत यहां लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और इसे लेकर तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से वो पूरी कर ली गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी रामजी परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, औरैया पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज औरैया दौरा है, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर 10:55 पर जो तिरंगा मैदान में हेलीपैड है वहां पर उतरेगा। उसके बाद 11:05 पर वो जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर महिला शक्ति बंधन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी, कल से ही राम जी इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? देखिए पूनम जी, लगातार जिस तरीके से एक ना एक के बाद एक दौरे यहाँ पर हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, चाहे अगर हम और जनपदों की बात करें तो आज यहाँ पर जो दौरा है जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। पीएसी बल भी यहाँ पर तैनात है और इसको लेकर अगर हम बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पर एनएसजी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और यहाँ पहुंचेंगे, जिसको लेकर जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आईजी रेंज कानपुर प्रशांत कुमार ने सीएम योगी के आगमन से पहले
पहले जनसभा स्थल है उसका निरीक्षण किया है और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर जो है तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही है। बिल्कुल राम जी, कई सौगात जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को देने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या रहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात की, तो यहाँ पर जनपद औरैया को जो सबसे बड़ी अभी तक सौगात मिली है वो योगी आदित्यनाथ जी ने जो सौगात दी है वो मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ पर औरैया में बनाया गया। उसके बाद जो पुलिस लाइन है वो उसका भी उद्घाटन आज वो करेंगे, जिसके बाद वो दिव्यापुर बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे, चाहे वो विकास कार्य की योजना हो, संबंधित अधिकारियों से भी बैठ के बात करेंगे। तो ऐसा उनका जो एक वो है जो धरातल में काम का है उसकी आज वो रियलिटी यहाँ जनपद औरैया में वो चेक करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने अपनी संकल्प यात्रा के आखिरी चरण में शुक्रवार को ईचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने देश की जनता से जो वादे किए उन्हें धरातल पर उतार दिया, तो दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार के अनेक रिकॉर्ड बना डाले। तो वहीं बीजेपी की संकल्प यात्रा का आज समापन हरमू मैदान में होना है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। संकल्प यात्रा के समापन समारोह को लेकर हरमू मैदान में दोपहर 3 बजे से सभा का आयोजन होगा। संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर शुरुआत होगी मिशन 2024 की। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहने का संदेश आज मंच से दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक और राजधानी के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री। वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देंगे। आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे राजनाथ सिंह और शाम 4 बजे बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। तो बड़ा अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर शाम 4 बजे बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ आज रक्षा मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि देंगे। आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे राजनाथ सिंह और साथ ही साथ शाम 4 बजे बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि देंगे। आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे और साथ ही साथ शाम 4 बजे बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बड़ा अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे और साथ ही साथ शाम 4 बजे बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो वहीं देश में जारी त्योहारों के माहौल के बीच आमजन की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान में होने जारी मुस्लिम महापंचायत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों इस रैली के आयोजन पर इनकार कर दिया, इस खास रिपोर्ट में जानिए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामलीला मैदान में होने वाली मुस्लिम महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर 2023 को ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत आयोजित होने जा रही थी, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया था। हाई कोर्ट के आदेश से पहले जब दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम से भी इजाजत मांगी गई तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस संस्था का राष्ट्रीय संयोजक महमूद प्राचा है। भले ही इस संस्था का दावा रहा हो कि वह जनता के बीच
संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए काम करती है, लेकिन प्राचा ने हमेशा से अपने सांप्रदायिक और शांति भंग करने वाली बयानबाजी के लिए सुर्खियां बटोरी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि भले ही ये महापंचायत लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के मकसद से की जा रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो पोस्टर दिखाए हैं उससे संकेत मिलता है कि यह सांप्रदायिकता हो सकता है, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। ये एक संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अदालत ने कहा है कि यहाँ के एसएचओ जमीनी हालत से वाकिफ हैं और उनकी आशंका को काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। बड़ा सवाल तो ये है कि जनसभा की आड़ में वाकई आमजन के हित साधने की कोशिश की थी या फिर कोई बड़ी सांप्रदायिक साजिश, क्योंकि प्राचा की पहचान उनके हिंदू विरोधी बयानों से है और 10,000 लोगों की भीड़ जुटाकर मुस्लिम महापंचायत क्या साबित करना चाहती थी, जो कोर्ट ने भी अनुमति देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साबरमती नदी के किनारे आयोजित हुए इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को भी नमन किया। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन सहित 45 लोगों को टिकट दिया गया है। राज्य के हैदराबाद शहर की जुबली हिल्स सीट से मोहम्मद अजहरुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व सांसद मधु गौड़ याक्षी को लाल बहादुर नगर सीट से टिकट दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने सिद्धिपेट सीट से पूजाला हरिकृष्णा को टिकट दिया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर आए भूस्खलन से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अचानक से आए इस भूस्खलन में गेरू कामुख में चल रही सुबनसिरी निचली जल विद्युत परियोजना भूस्खलन की चपेट में आ गई। बता दें कि राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की ओर से इस परियोजना का 90% से ज्यादा का काम पूरा किया जा चुका था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के अंत तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसमें करीब 7,500 मिलियन किलोवाट घंटे वार्षिक दर से बिजली पैदा करने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस भूस्खलन ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में घूम कर आ रहा हूं। मैं दावे और गंभीरता से कहता हूं कि बीजेपी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। प्रदेश में जिस प्रकार से मातृशक्ति बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है, ये कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3/4 बहुमत से बीजेपी जीत जाए। कांग्रेस ने अपने 15 महीने से शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया है। 200 वादे किए थे जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए गए हैं। सतना था, सीधी था, सिंगरौली था, मसूरपुर फॉर्म भरा कर आया। जबलपुर और ग्वालियर चंबल में होकर आया हूँ मैं, मालवा और निमाड़ में भी घूम रहा हूँ। मैं बहुत दावे से कहता हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से करने जा रही है। विशेषकर इस प्रदेश में मातृशक्ति जिस तरीके से उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3/4 बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 900 वादे किए थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र के मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है। मोदी जी की योजनाओं के ऊपर जनता का विश्वास है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंची बिना भ्रष्टाचार के। इस प्रशासनिक क्षमता के कारण मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है और एक नया वोट बैंक गरीबों का भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हुआ है।
क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटाई। और हमने इन 9 वर्षों में देश के अंदर 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए और इसलिए गरीबों में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है या फिर से बयान आया? जब हारने की कांग्रेस को संभावना होती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो प्रदेश का माहौल है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस हार रही है। हारने की संभावना दिखी तो उन्होंने अभी से ईवीएम के बारे में बोलना चालू कर। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस इतिहास को आगे लेकर जाएं। इस बैच के 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बनी, जो अब तक का सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। देश की सुरक्षा और स्थापना की इसका कोई इतिहास नहीं था, मगर 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अफसरों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक बहुत उज्जवल, बलिदान युक्त और यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। मेरे सामने जो प्रशिक्षु खड़े हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 75वें बैच ये इतिहास को आगे ले जाए और उसमें अनेक नए स्वर्णिम पृष्ठ जोड़े। आज यहां से 175 प्रशिक्षु बेसिक कोर्स प्रशिक्षण पूरा कर बाहर निकलेंगे और यहां भूटान, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के 20 विदेशी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और ट्रेनिंग लिया है। मेरे लिए आनंद का विषय है 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बने हैं और वो अब तक सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। मैं समझता हूं कि स्थापना की इसका कोई इतिहास नहीं था, मगर 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अफसरों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक बहुत उज्जवल, बलिदान युक्त और यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। मेरे सामने तो वहीं दिल्ली की राहुल जवानी कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 10 नवंबर तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की है। वहीं सुनवाई के दौरान राहुल जवानी अदालत के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों के साथ साथ संसद सदस्य के रूप में अपने काम के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। बता दें कि उन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का चुनावी समर अब तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता जब एक दूसरे पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता जमकर जुबानी हमले बोल रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई चक्कियां चल रही हैं और आपस में ही एक दूसरे को पीस रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में इस समय चक्कियां चल रही हैं। कमलनाथ कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ को ही पीस दिया। कमलनाथ दिग्विजय और जयवर्धन के कुर्ते फाड़ने की बात करते थे, लेकिन सभी कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवाकर अब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का कुर्ता फाड़ दिया। जयवर्धन के, लेकिन कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है। अभी कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। कुल मिला के दिग्विजय की चक्की ने कमलनाथ जी को पीस दिया है।
अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेस नेता और उनसे जुड़े लोगों के यहां ईडी की जांच के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। भूपेश बघेल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ताजा बयान दिया है, सुनिए। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है, आज जिस देश के हम नागरिक हैं, 70 साल तक इस कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैं देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप सोच क्यों किया गया होगा? साल भर से वहां मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहां पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।